अरे बेटा, सबसे पहले चैनल नेम फिजिक्स बाय सतीश। सब्सक्राइबर भैया भाई 580, वीडियो 105 है। 580 पहुंच जाएंगे। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। कल के हमने वीडियो में पढ़ा था कि मतलब फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर की वैल्यू थी BIL sin थीटा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब धारावाही चालक पर बल की दिशा। ठीक है भैया। अगर इसमें हमें डायरेक्शन निकालनी है तो सबसे पहले तुम्हारा इसमें आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और तुम्हें ये मैंने कल भी बताया था, बाएं हाथ का नियम। ठीक है ना। इसमें होता है ये ऐसे, ये क्या होता है F, B और I। ठीक है। ये हमें एक चीज बताता है यहाँ पे कि अगर जो हमारा थंब है ना, अंगूठा, और ये क्या है हमारी 4 फिंगर, और ये क्या होती है मिडिल फिंगर, है ना। तो ये है, और ये हमारा बायां हाथ है, और ये तीनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर ये क्या है तुम्हारा, अगर ये अंगूठा जो है ना, जो मतलब थंब तो बताएगा F, उसमें क्या है कि अगर 4 फिंगर जो है वो B को इंडिकेट करे, और जो बीच वाली उंगली है अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट अर्थात I को बताए, तो जो अंगूठा जो है बेटा वो फोर्स को बताएगा। जैसे अगर यहाँ है कोई फील्ड, और फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर है, ठीक है ना। तो अंदर की ओर अगर फील्डर यहाँ पर क्या है कोई, ये 4 क्या है यहाँ पे कंडक्टर है A, B, C और D, और मान लेते हैं इनमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे इस वाले पे फोर्स B क्या बताएगा, मतलब B का अंदर की ओर, करंट का ऐसे है, और ये फोर्स ऊपर, इस पे फोर्स इधर। अब आ जाओ इस वाले पे अगर आते हैं ना, तो इसमें तुम्हारा आ जाएगा क्या, इसमें आ जाएगा रे क्या, अंदर की ओर B, इधर I, तो इधर फोर्स। ठीक है भैया। और अब इसमें अंदर की ओर B, इधर करंट, तो इधर फोर्स, और इस पे इधर। अब इसके अलावा एक रूल और आता है, राइट हैंड पाम रूल। ये क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है ना, दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसमें क्या है, जैसे ये है भैया हमारा दायां हाथ, ठीक है ना, और ये क्या है तुम्हारा ऊपर की ओर यहाँ पे बिल्कुल अंगूठा है बेटा, बाकी के तुम्हारे 1, 2, 3 और 4। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो ये तुम्हारी फिंगर्स हैं, मतलब ये B, ये I, ये F, मतलब ये जो है जो फिंगर्स तो बताती हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है ना बेटा, और जो अंगूठा बताता है हमको धारा की ओर होता है। तो इस पे हथेली की ओर बाहर की ओर जो आएगा, अब जैसे अगर हम करते हैं इसी से B इधर आई, तो ऊपर की ओर फोर्स, है ना। ये है तुम्हारे
दो नियम। ठीक है भाई। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, आगे वाला पॉइंट यहाँ पे आता है कौन सा, अरे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल के मध्य बल। अब इसमें अगर हमें, अब हमने यहाँ पर एक कंडक्टर ये और एक कंडक्टर ये लिया, अब इसको तुम्हें समझना अच्छे से। और मैंने यहाँ पर पहले माना कि इन दोनों में जो करंट है वो I1 और I2 है दोनों, और दोनों ही ऊपर की ओर है। अब हमें निकालना है फोर्स। अच्छा, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कभी कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी कंडक्टर हो, उसका उस पर खुद के फील्ड से कभी कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, खुद के फील्ड से। अब सबसे पहले अगर हमें इस पर फोर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि इसका फील्ड कहाँ है, कितना है। अब मान लिया कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, d है। तो कोई भी इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसके कारण तुम्हारा फील्ड की वैल्यू V1 अर्थात फील्ड बाय द कंडक्टर फर्स्ट म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई r का r की जगह पे आएगा d, 2 पाई d। ठीक है, ये तो एक मिनट बेटा, इधर वाले का B2 और इधर इसका फील्ड आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई d I1। ठीक है। अब अगर इसके फील्ड की जो इसके द्वारा जो फील्ड पैदा होगा, रिड्यूस होगा, उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इससे बेटा। इधर क्या है, ऊपर की ओर क्या है बेटा, करंट है, तो इसका फील्ड ऐसे है, तो इस पर फील्ड आएगा अंदर की ओर, इस पर के कारण या हाँ बेटा, मतलब इस फर्स्ट कंडक्टर के चलते हुए सेकंड के पास में जो फील्ड आएगा वो अंदर की ओर। अब अगर बात करें इसकी, तो इसकी कहाँ है, करंट ऊपर की ओर है, तो इस पर जो आएगा फील्ड वो आएगा बाहर की ओर। ठीक है भैया। तो हमें निकालना है फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर बाय फर्स्ट, मतलब इस पर इसका फोर्स। तो इसका तुम्हारा होता है, अगर इस पर फोर्स निकालना तो फील्ड आएगा इसका V1 और करंट आएगी इसकी I2 और L क्या मान लेते इसकी लंबाई, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बेटा 90। तो F21 सेकंड पर फर्स्ट का फोर्स इज इक्वल टू V1 की वैल्यू म्यू नॉट यहाँ पर आ जाएगा I1 I2 अपॉन में 2 पाई d इंटू में L इंटू 1। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक मिनट यार, यहाँ पर अब आता है यहाँ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो इस L को हटा दो, तो फोर्स आएगा या यहाँ से F21 बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई d। ठीक है ना। फिर तो तुम्हारा आया फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर बाय कंडक्टर फर्स्ट। अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन 1/2 तो मतलब F12। अब फील्ड इसका म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई d और करंट इसकी I1 इंटू L इंटू साइन 91। एक ही है बेटा। तो यहाँ पे स्मॉल F12 इक्वल टू सेम वैल्यू आती है I1 I2 अपॉन में 2 पाई d। ठीक है ना। ये तो इसका मतलब हुआ F21 इक्वल्स टू F12। और इसी चीज को मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ, फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक बात। अब हमें देखना ये है कि इनमें अट्रैक्शन है कि क्या है। इसकी अगर बात करते हैं, फील्ड कहाँ है, अंदर,
करंट कहाँ है? ऊपर, अंदर, ऊपर, फोर्स इधर। तो ये है आपका F21 वेक्टर। अब बात कर ले इसकी, इसका फील्ड कहाँ है? बाहर की ओर है, बाहर को फील्ड, करंट ऊपर, फोर्स F12 है, इक्वलेंट अपोजिट। तो इसका अर्थ है कि इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो इनकी शेप कुछ इस टाइप से बन जाएगी ऐसे, जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो अट्रैक्शन। और अगर अपोजिट में हो, एक में इधर और एक में इधर, तो इसका फील्ड अंदर, तो इस पर फोर्स, फील्ड अंदर और करंट डाउन में। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे तुम्हारा फोर्स, इस पे फोर्स F21 इधर, और इसके कारण तुम्हारा फील्ड आएगा अंदर, तो फोर्स अंदर, फोर्स करंट ऊपर, फोर्स इधर, F12 है। तो इनकी कंडीशन अब थोड़ी ऐसी हो जाती है इस टाइप, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन है, रिपल्सन है। हाँ रिपल्सन है। ये केस अट्रैक्शन का है और ये केस रिपल्सन। ठीक है भाई। अच्छा बेटा, अब इसके बाद में यहीं से तुम्हारा तो फोर्स की वैल्यू आई थी हमारी कितनी? F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πt। ठीक है ना? अब सबको पता है बिकॉज म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, तो म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -7। अब मैं अगर यहाँ पर मान लूं कि d इज इक्वल टू 1 मीटर और फोर्स की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो? -7, और I1 और I2 अगर दोनों इक्वल हो तो यहाँ से इजी सी बात है, I की वैल्यू आएगी 1 एम्पियर। भाई इसकी वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, इससे कट जाएगा ये, इसकी क्या वैल्यू होगा? इस इनकी और इनकी क्या दोनों की इक्वल है, तो I1 इंटू I2 मतलब I स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यहीं से हमारे 1 एम्पियर की डिफाइन भी आती है। 1 एम्पियर इज दैट मच करंट। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की डिफाइन क्या आती है कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर जिनमें इक्वल करंट फ्लो हो रही हो, दो धारावाही चालक जिनमें समान धारा बह रही हो और वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। हाँ बेटा, अगर उनके बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू अगर इतनी हो तो उन दोनों कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर है। मतलब if two parallel current carrying conductors having same current and separated by 1 meter distance, if they experience 2 into 10 to the power -7 Newton force, ठीक है ना, then current in them will be 1 ampere। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे, दो समांतर धारावाही अनंत लंबाई के धारावाही चालकों में जो अगर समान धारा बह रही है जो कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, अगर उनके मध्य 2 × 10⁻⁷ का बल अप्लाई होता है या फोर्स अप्लाई होता है तो उनमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फोर्स और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो समांतर धारावाही चालकों पर बल। अगला टॉपिक अब ये बहुत बेटा, एक मिनट साफ कर दो। अब है तुम्हारा नेक्स्ट
पिक करते हैं कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब इसमें क्या है, विद्युत व चुंबकीय बलों की तुलना। ठीक है बेटा, मान लिया एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर बेटा, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2। अब तुम्हें एक और इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज इक्वल टू 1/4πε0, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इक्वेशन फर्स्ट। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है Fm, उसकी वैल्यू होती है QVV। जब तक पार्टिकल के पास वेलोसिटी नहीं होगी तब तक उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया एज्यूम कि इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 और इसकी है कितनी v2। ठीक है, और अगर चार्ज पार्टिकल एक फिक्स डायरेक्शन में भागते हैं, चलते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर क्या है तुम्हारा, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर सेटअप होती है इलेक्ट्रिक करंट। तो इनके बीच में फोर्स बिटवीन दीज करंट एलिमेंट्स, मतलब धारा अल्पांशों के मध्य बल, तो यहाँ से अगर हमें फोर्स निकालना है तो बेटा इसका फील्ड आ जाएगा μ0/4π और I1 इंटू dl1 अपॉन R स्क्वायर, करंट I2 इंटू dl1 इंटू dl। अब यहाँ से आपको समझना है ध्यान से कि I इज इक्वल टू होता है Q/T। ठीक है बेटा, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो I1 इज इक्वल टू Q1 और टाइम की जगह पे dl1 अपॉन में v1। अब ये कहाँ बन जाएगा, ऊपर, तो I1 dl1 विल बी इक्वल टू Q1 v1। ऐसे ही सेम I2 dl2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, Q2। तो इसलिए यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आएगी μ0/4π और इसकी वैल्यू Q1 v1 और इसकी वैल्यू Q2 v2 अपॉन में R। ठीक है भैया, अब हम करते क्या है यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे अगर अब हमें निकालना है यहाँ से तुम्हारी कि मैग्नेटिक फोर्स अपॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसका मतलब हुआ इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर दो। इक्वेशन सेकंड क्या है, μ0/4π Q1 Q2 v1 v2 अपॉन में R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इन दोनों को काट दूं तो Fm अपॉन में Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ से ये आ जाएगा v1 v2 इंटू ε0 और μ0। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आपका क्या है, किसी भी कंडक्टर में इनसाइड एनी कंडक्टर वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बी अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी होती है अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पर Fm अपॉन में Fe, इनका मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻⁵ 10⁻⁵ इंटू μ0 एप्सिलॉन। It will become Ff upon Fe 10⁻⁻10 इंटू μ0 और एप्सिलॉन। अब एक चीज और, C इज इक्वल टू होता है 1/√में μ0 एप्सिलॉन। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और
और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब मैं क्या कर दूं, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 1/μ0 इक्वल टू 9 × 10⁻16 हो जाएगा भाई। तो इसकी वैल्यू अब मैं करता हूँ पुट यहाँ पे, तो Fm/में Fe इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻10 इंटू इसकी वैल्यू आएगी 1/9 10⁻16। अरे आएगी ना। तो यहाँ से इन दोनों फोर्स की अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये तुम्हारा 1/ क्या है 9, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट 0.9, तो 10⁻26, तो ये 10⁻27। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स से 10⁻27 गुने ज्यादा है। ये था इनका कंपैरिजन। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद है टॉर्क, करंट कैरिंग कॉइल। धारावाही कुंडली पर बलाऊं, कुंडली पर बलाऊं, ठीक है भैया। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई आपके पास में रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार क्या है, कोई कॉइल है और फील्ड मैंने मान लिया इधर है, ये लंबाई इसकी L और इसकी B है। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है भैया। तो अगर इनके मैं नाम रखूं PQRS, तो इसमें से क्या PQ साइड और RS साइड, बिकॉज PQ एंड RS साइड आर पैरेलल टू फील्ड वेक्टर। अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पर आपको पता है इन पर फोर्स की वैल्यू BIL sin 0 और इसकी वैल्यू 0, मतलब इन पर कोई फोर्स नहीं होगा। PS और QR है ना बेटा, PQ और RS पर बचती है तुम्हारी है PS और QR, है ना बेटा। अब परपेंडिकुलर में क्या है, पहले है हाँ अब इस वाली साइड पर अगर तुम फोर्स की बात करते हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फील्ड कहाँ है इधर, करंट कहाँ है इधर, तो फोर्स इस पर बाहर की ओर, और इस पर फील्ड कहाँ है इधर, करंट कहाँ है ऊपर, इस पर अंदर की ओर। अर्थात अगर हम ऐसे माने तो इस वाली साइड पर बाहर की ओर और इस वाली पे अंदर की ओर। तो जब दो फोर्स इक्वल और अपोजिट हो तो वहां पर टॉर्क के बजाय वहां पर होता है टॉर्क ऑफ कपल, अप एंड साइड PS एंड QR आर परपेंडिकुलर टू फील्ड वेक्टर, है ना बेटा। तो इसमें क्या होगा यहाँ पर, तो इन पर जो फोर्स आएगा F1, दोनों पे फोर्स आएगा सेम, क्योंकि L की वैल्यू सेम है, B की भी सेम है और I की भी सेम है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी BIL और sin 90, तो फोर्स आ जाएगा सर आपका BIL। तो अगर इसका मैं फ्रैक्शनल अगर यहाँ पर पार्ट बनाऊं तो ये पार्ट बेटा यहाँ पर ऐसे बनेगा। एक फोर्स तो कहाँ आ रहा है बाहर को और एक कहाँ है अंदर को, और दोनों फोर्स तुम्हारे इक्वल और अपोजिट है बेटा, है ना। और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर दूरी है बेटा इसकी और इसकी, वो है ये, और ये एंगल कितना है थीटा, और ये क्या है तुम्हारी, ये है B, ठीक है। देयरफॉर इस कारण से यहाँ पर एक बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा, उत्पन्न टॉर्क ऑफ कपल।
अच्छा बेटा, टॉर्क ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या आता है? टॉर्क का कोई सा एक फोर्स into perpendicular distance between और इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शंस, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बलों के बीच की लंबवत दूरी। हाँ बेटा, बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो सर सबसे पहले इसकी वैल्यू b है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी b cos थीटा। तो यहाँ से टॉर्क इज इक्वल टू, अगर मैं करता हूँ तो फोर्स की वैल्यू b आई है इंटू b साइन b cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना? अच्छा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा टॉर्क इज इक्वल टू बी आई, अच्छा बी आई, अच्छा एल इंटू बी क्या बन जाएगा? एरिया। एरिया। तो ये क्या? एरिया इंटू कॉस थीटा, कॉस। थीटा। अच्छा, तो यहाँ से तुम्हारा टॉर्क इज इक्वल टू बन जाएगा कितना? अब आई इंटू ए, यहाँ पर बेटा आई इंटू ए होता है आपका एम, इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। तो टॉ इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। अब यहाँ से तुम्हारा टाउ इज इक्वल टू आ रहा है एम बी कॉस थीटा, और थीटा कौन सा एंगल है? अच्छा, एम और बी के बीच का, है ना? तो यहाँ से तुम्हारा, अब यहाँ पर अगर मैं करता हूँ इसको चेंज, इफ एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अल्फा, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी एम sin अल्फा। हाँ बेटा, cos 90 माइनस अल्फा, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा। m क्रॉस इफ कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, अर्थात इसमें फेरों की संख्या है। क्या है? फेरों की संख्या। तो टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा n इंटू एम बी इंटू साइन अल्फा। और वेक्टर फॉर्म अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है? m क्रॉस b, और m क्रॉस b का अर्थ क्या है कि टॉर्क जो है वो m वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर। ये है तुम्हारा टॉर्क ऑन ए करंट बेयरिंग। टाइम